वेलकम टू नॉलेज पे। आज हम भारत की विदेश नीतियों की गलतियों के बारे में बात करेंगे। खासकर हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ भारत को अपनी विदेश नीतियों को किस तरीके से अपडेट करने की जरूरत है, उसे भी जानेंगे। तो अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉरेन पॉलिसी का एक क्राइसिस आने से पहले इंडिया एक न्यूट्रल राइजिंग पावर था इन साउथ एशियन एंड इंडियन ओशन रीजन में, और सार्क का वो डी फैक्टो लीडर था। यानी वो कोई ऑफिशियल लीडर नहीं था, मगर एक लीडर के तौर पे उसे लीड करता था। इंडिया हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज एंजॉय करता था अपने नेबर्स के साथ, स्पेशली श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एक्सेट्रा। इंडिया कमिटेड था अपने मल्टीलैटरलिज्म और सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, जो ईरान के से होता हुआ जाता था, और वो चाइना से compete भी कर रहा था और कोऑपरेट भी करता था। और उसी के साथ चाइना से जो बहुत बड़ा उसका लैंड बॉर्डर शेयर करता है, वहां पे पीस भी मेंटेन करा हुआ था। अब हम जानेंगे सार्क के बारे में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। सार्क में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका आते हैं। ये मोस्टली वो कंट्रीज है जो साउथ एशियन रीजन में बिलोंग करते हैं, और इंडिया से लगभग सब लोग अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर या सी बॉर्डर। इसका फाउंडेशन ढाका में रखा गया था 8 दिसंबर 1985 को। अगर हम वर्तमान की बात करें, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे नेबर्स के साथ बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इंडिया पिछले 20 साल का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है चाइना के साथ एलएसी पे। उसी के साथ नेपाल एक हॉस्टाइल देश बन चुका है जब से हमने एक नया नक्शा जारी किया है, और बॉर्डर डिस्प्यूट बन चुका है वहां पे काला पानी रीजन पे। श्रीलंका चाइना की तरफ झुकाव रखने लगा है क्योंकि चाइना ने उसके मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अपने अंदर ले लिया है, और इंडियन ओशन आइलैंड्स में कई तरह के डेवलपमेंट एक्टिविटीज वो कर रहा है। बांग्लादेश पहले से ही हमसे नाराज है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेके। तो और अफगानिस्तान एक मेजर ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, और इंडिया बाहर है मल्टी पार्टी टॉक्स से। अभी अभी जो यूएस और तालिबान की मल्टी पार्टी टॉक्स हुए, उसमें भी इंडिया सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पे वहां पे था। और ईरान ने हाल ही में एक रेलवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट कर दिया है जो कि हमें बनाना था चाबहार से जैदान को लेके, और ये भी एक डिप्लोमेटिक हमारी हार हो है। हम स्पेसिफिक रीजन को अगर ध्यान से देखें इन सेटबैक्स के बारे में, तो हमें नजर आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी एक स्टैटिक बन चुकी थी, एक न्यूट्रल राइजिंग पावर ऐसी स्टैटिक पॉलिसी बन चुकी थी। मगर फॉरेन पॉलिसी को कभी भी स्टैटिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें अप डाउन्स आते रहने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। और ये हमें डिमांड करता है डीपर परस्यूअल के लिए इन फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरी हमें एक नए बदलाव की जरूरत है। अगर हम इसके अंदर और डीप में जाए तो हमें तीन मोटे मोटे पावर्स सामने आएंगे। एक यूएस लाइन, उसके बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और उसके बाद पेरल्स ऑफ ह्यूबरस। यूएस लाइन के साथ हमारी पॉलिसी का एक क्लोज अलाइनमेंट होना, ये एक रीजन हो सकता है हमारे सेटबैक्स का। इंडियाज ऑफिशियल पॉलिसी इज मल्टीलैटरलिज्म। हम बहुपक्षवाद को बढ़ावा देते हैं। हमने भले ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को छोड़ दिया हो, मगर तब भी न्यू दिल्ली ने उनके स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है, जो पॉलिसी थिंकिंग है, उसे कायम रखा था। मगर बाद में जाके इसका धीरे धीरे से इरोजन होना शुरू हुआ, और इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एक वक्त पे आके खो दी। When India started depending its partnership with the United States, जब हम यूनाइटेड स्टेट पे निर्भर होने लगे, तब हमने ऐसा किया, जबकि ये एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी थी, जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से भी दूर जाना हमारी एक हिस्टोरिक नेसेसिटी थी। और न्यू दिल्ली
धीरे धीरे करके अलाइन होना शुरू हो गया यूएस इंटरेस्ट के मुताबिक। हम ईरान के केस के बारे में जानेंगे। जब ईरान और इंडिया एग्रीमेंट कर चुके थे कि चाबहार पोर्ट को वो साथ में डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे 2003 में, मगर इंडिया ने यूएस के प्रेशर में आके अपने कदम धीरे कर दिए। जबकि हमें वो प्रोजेक्ट ऑफर करता था एक अल्टरनेट रूट सेंट्रल एशिया को बायपासिंग पाकिस्तान, बिना पाकिस्तान जाए भी हम सेंट्रल एशिया में जा सकते थे। ये रूट, ये चाबहार पोर्ट दे सकता था हमें। और इस प्रोजेक्ट के टाइम पे भी हमने ईरान के अगेंस्ट वोट किया था यूनाइटेड नेशंस में, यूएस के प्रेशर में आके, और इसी में हमने खो दिया एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, गैस लाइन प्रोजेक्ट जो हमारा था, और हमने ट्रेड टाइज ड्रास्टिकली खो दी। आफ्टर ईरान's nuclear deal with signed in 2015, India immediately stepped up oil purchasing and expanded work at Chabahar. जब 2015 का यूएस ईरान न्यूक्लियर डील साइन हो गई, तब इंडिया ने जल्दी जल्दी से स्टेप उठा के ऑयल परचेसिंग और चाबहार का काम शुरू कर दिया। जब 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तेहरान गए थे, तब उन्होंने एक ट्राइलैटरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पे साइन किए थे अफगानिस्तान और ईरान के साथ। बट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर से ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए 2018 में, जिसके वजह से हमें फिर से अपने घुटने झुकाने पड़े और जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो जीरो पे लाना पड़ा। ये वो मैप है जो हमें अल्टरनेट रूट देता है। देखिए, हमें पाकिस्तान से जाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, और यहाँ मुंबई या गुजरात से हम चाबहार को जा सकते हैं, वहां से जैदान, और वहां से अंदर तक काबुल तक हमें एंट्रेंस मिल जाता था। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। ये चाबहार पोर्ट है, और ये वो रेल रूट है जो अभी अभी इनॉग्रेट किया गया है ईरान के द्वारा, क्योंकि इंडिया के द्वारा फंड देने में देरी हो गई थी। इंडिया यूएस रिलेशन आजकल एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है बीजिंग के लिए, क्योंकि इंडिया इस बात से जागरूक है कि हम धीरे धीरे करके बहुत ही बन रहे हैं यूएस पे मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए। और कुछ ही सालों पहले जो एलईएमओए यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मोमेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये एक उदाहरण है कि हम उनका और हमारा कॉर्पोरेशन कितनी जोरों से बढ़ रहा है, कि वो हमारा, इसके मुताबिक वो हमारा कोई भी पोर्ट हो या कोई भी रिसोर्सेस हो, उसका इस्तेमाल वो हमारे कर सकते हैं और हम उनके कर सकते हैं। ये वो एग्रीमेंट है। और ये जो चीज है, ये बीजिंग को मजबूर करते हैं असेस करने को कि इंडिया एक यूएस का अलाइन है। अब जो एलएसी पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहा है, ये कोई लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक बड़े स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है जो पीएलए चला रही है। ये जो बीजिंग के असेसमेंट में बदलाव आया है, वो क्लियर तरीके से एक इशारा है ना सिर्फ इंडिया को, और ये इशारा है यूएस को भी। अगर कोई भी यूएस के साथ ऐसी अलाइनमेंट करेगा तो उसे यही रिस्क देखना पड़ेगा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हमने जो 2 डिसीजंस लिए हैं, उससे हमारे नेबरहुड बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। फर्स्टली, पासिंग ऑफ सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और जो ऑफिशियल नैरेटिव्स उसके कहते हैं कि इंडिया इज ऑफरिंग सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज इन इट्स नेबरहुड। मतलब कुछ ही देश के कुछ सेलेक्टेड माइनॉरिटीज को ही ये मौका देंगे अपने देश के सिटीजनशिप का। मुस्लिम्स इंक्लूडिंग दो सब सेक्ट persecuted in neighboring countries were designed to excluded from the citizenship program. सिटीजनशिप प्रोग्राम से मुस्लिम को हटा दिया गया है। अगर कोई मुस्लिम बाहर से आता है तो वो इस देश का नागरिक नहीं बन सकता। तो ये एक बड़ा सा गैप तैयार कर रहा है इंडिया और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में।
बांग्लादेश इसके बारे में पहले ही बोल चुका है, जबकि सीए और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये जो है ये एक बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश मीडिया रिपोर्टेड रिसेंटली दैट द इंडियन एनवॉय in Dhaka had tried to fix appointment with Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina for 4 months but didn't get one. तो हमारा एक कॉन्वॉय वहां पे गया है पीएम से मिलने के लिए, 4 महीने से उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा है मगर उन्हें नहीं मिला। ये अपने देश और बांग्लादेश में जो खटास आ चुकी है उसका एक सिंबल हो सकता है। और कई बार ये भी सुना जा रहा है कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट अफगानिस्तान में भी चल रहे हैं। और एक रीजन है पॉलिटिकल रीजन कि अब्रोगेशन ऑफ स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, जो हमने स्पेशल स्टेटस 370 में दिया, आर्टिकल 370 में दे रखा था, उसके छिन जाने की वजह से भी बहुत से लोग नाराज है, जिसकी वजह से हमें ये फंडामेंटल्स राइट्स को बंद करना पड़ा कश्मीर वैली में दंगे वगैरह रोकने के लिए। मगर ये हमारी रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक पावर के तौर पे ये और एक मौका मिल जाता है पाकिस्तान को अपना प्रोपेगेंडा आगे चलाने के लिए। अब हमने जो चेंज किया है जम्मू कश्मीर के स्टेटस में और उसके जो 2 भाग किए हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है चाइनीज एग्रेशन का इन लद्दाख। पेरल्स ऑफ ह्यूब्रिस यानी एक मिसप्लेस कॉन्फिडेंस होना, गलत धारणा होना, ये ठीक नहीं है एक राइजिंग पावर के लिए, जबकि ग्रेट पावर वेट करती है कि उनकी स्टैंडिंग एस्टेब्लिश हो जाए और उसके बाद ही वो डिक्लेयर करते हैं अपने आप को एक सुपर पावर। जैसे हम यहाँ पे 2 बड़े एग्जांपल्स देख सकते हैं। सोवियत यूनियन स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ सुपर पावर आफ्टर इट वॉन्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब सोवियत यूनियन जीता था तब उसने ये कॉन्फिडेंस दिखाया था और चाइना ने भी 4 दशक तक मेहनत की, अपनी इकोनॉमी को सुधारा और उसके बाद ही उन्होंने माइटी यूएस के साथ एक रेस शुरू कर दी है। और इंडिया को भी इस बात से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और हमारी यही गलती एक ट्रेडिशनल एंड सिविलाइजेशनल अलाय को एक दुश्मन के तौर पे आज बना रही है। जब इंडिया ने एक पॉलिटिकल मैप रिलीज किया इंडिया का नवंबर में, ये बात नेपाल को बहुत ज्यादा खटक गई। इस बात का एक शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकता है कि हम करंट क्राइसिस को एड्रेस करें, उसके बाद हम अपने फॉरेन पॉलिसी की ट्रैजेक्टरी को रिकंसिडर करें। हम एक बहुत बड़ी पावर है, मिलिट्री पावर है और हमारी नेचुरल नेवल फोर्स है, हम इंडियन ओशन के सबसे बड़े प्लेयर है और हम किसी रिसोर्सेज की कमी से गुजरे नहीं है, मगर हम गुजर रहे हैं स्ट्रैटेजिक डेप्थ की कमी से। तो ये एंड है इस वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून्ड।